आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ख़ास उद्देश्य यह है कि आज हमारा देश बड़ी कठिन समस्याओं से गुजर रहा है। आप जानते हैं कि महंगाई जो है वो अपने चरम सीमा पर है। इससे पहले आम आदमी ने इससे ज़्यादा परेशानी, इससे ज़्यादा समस्या इससे पहले कभी नहीं भोगी थी। पेट्रोल के दाम जो है 2014 में जब ये सरकार पावर में आई थी उस वक्त 71 रुपीस पर लीटर थे पेट्रोल के दाम। आज घटाने के बावजूद भी जो अभी रिसेंटली इन्होंने इसमें थोड़ा कम किया है, 100 रुपये से ऊपर है, 108 रुपये इस यहाँ पर आपके कर्नाटक में 102 रुपये पर लीटर। उस ज़माने में तकरीबन 425, 435 इस तरह का रसोई गैस का सिलेंडर हुआ करता था। आज 1000 से ऊपर हो गया है। तो ये पेट्रोल के दाम हो या रसोई गैस के दाम हो, इसके वजह से जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसके दाम भी आसमान से बातें कर रहे हैं, बहुत बढ़ गए। आम आदमी के लिए रोज़ी रोटी का, जिसका डेली वेजेस का काम है, जो मिडिल क्लास है, वो बहुत परेशान है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सरकार इन मुद्दों पर तवज्जो देने के बजाय, एसेंशियल कमोडिटीज़ को फराहम करने के बजाय, कल तक सरकार ये कह रही थी कि हम पूरे वर्ल्ड को फीड करेंगे और यहाँ से गेहूं जो है, वीट एक्सपोर्ट किया जा रहा था। अचानक एक्सपोर्ट को पाबंदी लगा दी गई, इसलिए कि यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन कम होने की वजह से लोगों को समस्या आने लगी थी। फिर हम ये देख रहे हैं कि बजाय इसके कि सरकार एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम को कम करे, वो हेट मॉन्गरिंग के ज़रिए से, हेट स्पीचेस के ज़रिए से, मंदिर मस्जिद के मुद्दों के ज़रिए से लोगों की तवज्जो को, लोगों के ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, इस वक्त में पूरे देश में अचानक ऐसा लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला सबसे बड़ा मसला बन गया है इस सरकार के लिए। ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी के जरिए से पूरे देश को बांटने की कोशिश हो रही है। कहीं जिनोसाइड की बातें की जा रही है, कहीं मुस्लिम औरतों को रेप करने की बातें की जा रही है, कहीं जो है मथुरा और काशी के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। और ये एक ऐसे कहना चाहिए कि एक सेंटिमेंटल, एक इमोशनल, एक इस तरह के माहौल में एक रिलीजियस फ्रेम को भड़काकर पूरे देश के अंदर एक हेट का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। खुद हमने यहाँ, आपके यहाँ कर्नाटक में देखा है, पहले हिजाब का मसला खड़ा किया गया, फिर उसके बाद जो है हलाल मीट का इशू खड़ा किया गया, फिर जो है टैक्सी, मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर्स की टैक्सी को न लेने का इशू खड़ा किया गया। और उसके बाद जो सरकारी सिलेबस है, निसाब है, उसमें से भी बहुत सारी वो चीज़ें जो हमारा देश की जो परंपरा है, हमारे देश की जो कंपोजिशन है, उसको सामने रखते हुए जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे, उन सब को निकाल दिया गया कि ये वक्त इस बात का तकाजा करता है, इस बात को का डिमांड करता है कि सरकार जो है इस पर तवज्जो दे। फिर दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश एक प्लूरल मुल्क है। इसमें एक कम्युनिटी के लोग नहीं रहते हैं। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। और ये देश जो है आपसी सद्भाव से, आपसी सौहार्द से चल सकता है। अगर आपसी सौहार्द ना हो, कम्युनल अमिटी ना हो, फ्रेटर्निटी ना हो, तो आप इसने मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल और मल्टीलिंग सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ा सकते। और यही वजह है कि हमारे संविधान ने इस बात का खास लिहाज रखा कि प्रियम्बल में ही उसने फ्रेटर्निटी की बात की है, उसने आपसी सद्भाव की बात की है, उसने भाईचारे की बात की। और हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। लेकिन ये सरकार, ऐसा लगता है कि ये जितनी हमारे 10 कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने जितने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उनको सबको अलग कर रही है। आप जानते हैं कि 1991 में एक एक्ट बनाया गया था, रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस एक्ट के नाम से,
91 में, और यह कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब कोई नया मुद्दा खड़ा नहीं किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म स्थल की, जिस मस्जिद की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, चर्च की जो पोजीशन थी वो वैसे ही बाकी रहेगी। लेकिन आप देखते हैं अभी ज्ञानवापी मस्जिद का मसला खड़ा किया गया, उसके बाद मथुरा की ईदगाह का मसला खड़ा किया गया, श्रृंगापट्टनम का मस्जिद का मसला खड़ा किया गया, उज्जैन में, नीमच में, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह के इश्यूज खड़े किए जा रहे हैं। तो ये क्या है? अगर हम समझते हैं सरकार के पास कोई पॉजिटिव नीति है, कोई पॉजिटिव एजेंडा है, तो उसको लाए सामने। अगर कोई सरकार, कोई पार्टी कम्युनल इश्यूज को उठाती है, हेट्रेड पैदा करती है, तो इससे साफ जाहिर है कि उसके पास कोई पॉजिटिव लक्ष्य नहीं है, उसके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, उसके पास कोई पॉजिटिव प्रोग्राम नहीं है। और यही वजह है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा गई है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जब कोविड था तो उस मौके पर हर आदमी की आमदनी घट गई, लोग बेरोजगार हो गए, माइग्रेंट वर्कर जाने लगे, लेकिन हमारे जो पूंजीपति थे उनका सरमाया, उनकी दौलत, उनके रिसोर्सेज बढ़ गए, उनका बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो ये जो सरकार है ये पूरी तरह से अडानी, अंबानी और ये जो पूंजीपति है चंद लोग, उनको बढ़ावा दे रही है। जितने फॉर्मूला, अब जितने कानून बनाए जा रहे हैं, जितनी आर्थिक नीतियां बनाई जा रही है, वो प्रो कारपोरेट है, प्रो पीपल नहीं है, प्रो कारपोरेट है। नतीजा ये हो रहा है कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े कारपोरेट्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए काम हो रहा है। आप जानते हैं कि जो हमारे फॉर्मूलाज बनाए गए थे, फॉर्मूलाज जिस तरह बनाए गए थे उसमें यह कहा गया था कि हमने ये तमाम फॉर्मूलाज जो है आम यानी किसानों के फायदे के लिए बनाए, लेकिन हम जानते हैं कि 1 साल तक किसानों ने उसके खिलाफ धरना दिया दिल्ली के बॉर्डर पे। बिल आखिर हुकूमत को मजबूर होकर फॉर्मूलाज वापस लेने पड़े, लेकिन जो वादा किया था कि एमएसपी के अंदर हम तब्दीली करेंगे, वो कमेटी आज तक नहीं बन पाई है। और फार्मर्स को हमारे आज भी अप्रीहेंशन है कि किसी वक्त भी दोबारा फॉर्मूलाज चोर दरवाजे से लाए जा सकते हैं। पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। कोई भी कानून को पारित करने से पहले पार्लियामेंट में एक लंबा डिबेट होता है, और अगर डिबेट इनकंक्लूसिव हुआ तो वो स्टैंडिंग कमेटी को या राज्यसभा की कमेटी को दे दिया जाता है और वो उस पर डिबेट करके फिर चीजें रखती है। लेकिन आप देखते हैं सुबह में एक कानून पेश होता है, 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो मंजूर हो जाता है बगैर किसी डिबेट के, इसलिए कि आपका संख्या है। लेकिन और राज्यसभा के अंदर जहां आपका संख्या नहीं, आप मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी को हाईजैक करके फासीवाद को लाने की कोशिश की जा रही है, ये इस देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। अगर यहाँ के देशवासियों ने उस पर तवज्जो नहीं दी और सेकुलर पार्टी सामने नहीं आई, तो हम समझते हैं कि 70 ईयर्स में जो हमने अचीव किया था, वी विल लूज इट। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इन समस्याओं पे लोगों को जागरूक करने के लिए अगस्त के अंदर एक नेशनल कैंपेन लॉन्च करने की बात कर रही है, जिसमें वो खास तौर से प्राइस राइज को, यानी जो महंगाई है उसको, और बेरोजगारी को यानी अनएम्प्लॉयमेंट को विषय बनाकर पूरे देश के अंदर अभियान छेड़ेगी, ताकि देशवासियों को खड़ा करे कि भाई आप हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में पढ़कर ये जो बेसिक समस्याएं हमारी है, बेसिक इश्यूज हैं, इसको भुला देंगे तो हमारा देश की हालत भी वही होगी जो श्रीलंका की हालत हो गई है। सब दोस्तों और साथियों, यही बातें थी जो मुझे आपको कम्युनिकेट करनी थी। अगर कुछ लोकल इश्यूज बाकी रह गए हैं तो हमारे ताहिर हुसैन साहब जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब, वो उन पर रोशनी डालेंगे। ಈಗ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದಿರುವಂತಹ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದ ತುಂಬುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲ, ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಹೊರಬಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರು ಅವರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೊರಬಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬೈಸಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಿತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಬೈಸಿಕಲ್ ವಿತರಣೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಿತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಹುನ್ನಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಸೈಕಲ್ ಕೊಡು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅದು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಮಳೆ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಸನ್ ಈ 3-4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ವೆಗಳು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಆ ನಷ್ಟ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ತುಂಬಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಸರಿಯೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಸರ್ವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. देखिए असल में पॉलिटिक्स में एक नेचुरल तरीका होता है अपनी बात को कम्युनिकेट करके साथ में आने। हमारी पार्टी चूँकि एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स में बिलीव करती है, हम पॉलिटिक्स में कोई कम्युनल इशू, कोई क्रिमिनल इशू या क्रिमिनल को आगे बढ़ाकर यानी पहला स्टेज हासिल करने की हम कोशिश नहीं करते। आप देख रहे हैं कि हमने शुरुआत की है लोकल बॉडी से। केरला में भी 65 हमने पंचायत के और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन जीते हैं। यहाँ भी हमने 50 के करीब पंचायत के और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जीते हैं। और इसी तरह राजस्थान में, महाराष्ट्र में और बंगाल में भी इसी तरह की बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग नीचे से शुरुआत किए हैं, उसी तरह से ऊपर पहुँचेंगे। और उतना वक्त नहीं लगेगा जितना बीजेपी को लगा है। जैसा आप बता रहे हैं 1952 में बीजेपी बनी थी और वो उसको यानी पहले जनसंघ थी, बाद में बीजेपी हुई और 1984 तक उसमें सिर्फ 2 सीटें। लेकिन हम ये नहीं कहते इतना वक्त हमें लगेगा, लेकिन एक नेचुरल तरीका होता है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सफ़र है वो इंडियन पॉलिटिक्स में एब्रेशन है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी और जनता पार्टी और जनता दल, ये ग्रेजुअली आगे बढ़ी है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी ने पूरे मुल्क को शेक कर दिया। जितनी छोटी पार्टियां थी वो सब एक जगह आई और फिर उन्होंने एक सफ़र लॉन्च किया और जनता पार्टी की हुकूमत बनी। लेकिन चूंकि वो सफ़र नेचुरल तरीके से नहीं चला था, इसलिए 2.5 साल में गिर गई, हुकूमत गिर गई। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जनता दल और ये सब चीज़ों ने एक वक्त लिया और आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी ये सब पार्टियां खड़ी हुई हैं, उसके बतन से निकल कर आई। तो एक नेचुरल तरीका है पॉलिटिकल सफ़र का, हम भी उसी सफ़र से गुजरे हैं। लोकल बेस से हमने शुरुआत की है और हम देखते हैं कि बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, आपको देखेंगे कि असेंबली और पार्लियामेंट तक भी हम पहुँचेंगे। पेश आ रहे हैं आपको मालूम है क्या हो रहा है, मेरे बुजुर्ग के इस ताल्लुक से आपकी पार्टी की तरफ कोई सामने नहीं आ रहा है।
कोई किसी कदम किया हो किसी इशू को लेकर? नहीं, देखिए हमारी पार्टी तकरीबन हर साल किसी न किसी नेशनल इशू को लेकर एक कैंपेन चलाती है। मैंने आपको बताया अभी हम लोग जो है ये महंगाई पर और बेरोजगारी पर एक कमेटी बनाई है, उसने पूरा होमवर्क किया है और अब उसके बाद हम जो है अगस्त से वो लॉन्च कर रहे हैं पूरे देश में। तो इससे पहले हमने ब्लैक लॉस के खिलाफ चलाया था, इससे पहले हमने जब कोरोना का वो लगा था तो उस वक्त एक कैंपेन चलाई थी, बीमार देश की यही पुकार, गद्दी छोड़े मोदी सरकार। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कैंपेन नहीं चलाते, लेकिन जाहिर है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया 11 राज्यों में काम कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी 11 राज्यों में ही पड़ेगा। भटकल का जो आपका दौरा है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? देखिए इस वक्त में हमारा जो दौरा है वो नॉर्थ और वेस्ट कर्नाटक का दौरा है। हम लोग ने बिदर से आगाज किया, उसके बाद गुलबर्गा गए, उसके बाद यहाँ भटकल आए हैं और यहाँ से फिर बेंगलोर जाएंगे। तो ये दौरा जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल टूर है। हम अपनी संस्था को, हमारी पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर हम अपनी पार्टी से बात कर रहे हैं। तो ये उसी का दौरा है उस सिलसिले में। लेकिन जाहिर है कि देश के सामने जो सवाल हैं इस वक्त जो खड़े हुए हैं, उसको भी हम लोगों ने अपना सब्जेक्ट बनाया है।